हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लब। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जिसका ये पार्ट 8 है और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लब को ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमस्ट्रॉन्ग क्या मापता है। तो एमस्ट्रॉन्ग एक यूनिट होती है और ये किसको मेजर करने के लिए यूज होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य मतलब कि वेवलेंथ को एमस्ट्रॉन्ग के थ्रू मापा जाता है और 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, टेकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है। तो टेकोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाल। तो चाल को टेकोमीटर के थ्रू मेजर किया जाता है और ये बड़ी मशीनों में स्पीड को आरपीएम में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है और गाड़ियों में भी इसका यूज किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो विमीय सूत्र मतलब कि डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है सेम नहीं है, ये पूछा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। तो बल एवं दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो सेम नहीं होता। तो फोर्स का क्या होता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र इसको एमएलटी की फॉर्म में लिखते हैं। तो फोर्स का होता है m1 l1 और t की -2। और जो दाब का विमीय सूत्र है, तो दाब मतलब कि प्रेशर होता है। तो प्रेशर का विमीय सूत्र क्या होता है, m1 l का -1 और t की -2। तो ये प्रेशर का होता है। तो ये दोनों अलग अलग है, तो इसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बल एवं दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो अलग अलग होता है। और विमीय सूत्र फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो विमीय सूत्र इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जैसे कि एफ का फॉर्मूला मतलब कि फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू में ए, मास इंटू में एक्सेलरेशन। एम यहाँ पर मास है और ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो ए का क्या होता है फॉर्मूला, तो वी अपॉन में टी, मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। और वेलोसिटी क्या होता है, ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो इसे हमारा आ गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये तो वेलोसिटी हो गई, और इसके अपॉन में टाइम और है तो ये ऊपर जाके स्क्वायर हो जाएगा टी का, क्योंकि ये इंटू में आ जाएगा। और एम यहाँ पर हमारे पास पहले से था, तो एम यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इसको एमएलटी की फॉर्म में लिखेंगे हम, मतलब कि इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन फॉर्मूला ये लिखेंगे। एम यहाँ पर मास है, एल यहाँ पर लेंथ है और टी यहाँ पर टाइम है। तो एम यहाँ पर मास की पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है। एल यहाँ पर लेंथ है, डी की पावर भी 1 है। और टी यहाँ पर इसकी पावर 2 है, पर ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 इसकी पावर आ गई। तो इस तरह से हम फोर्स का एमएलटी फॉर्म निकाल सकते हैं और इसी तरह से हम प्रेशर का भी निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का जो एमएलटी फॉर्म होगा वो आप खुद निकाल के देख लें। मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था यूनिट फाइंड आउट करना और डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना मैंने सिखा दिया है। तो आप इसका खुद निकाल कर देख लें, और अगर कोई आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। और अब यहाँ पर है कार्य एवं जूल, तो इसका सेम होगा क्योंकि इसकी यूनिट भी सेम होती है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा ये भी सेम होगा। और आवेग एवं संवेग इसका भी सेम होता है, इसकी भी यूनिट सेम होती है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो भी सेम होगा। आवेग इज इक्वल टू होता है संवेग में परिवर्तन का। और जो अब यहाँ पर है भार एवं बल, तो भार एवं बल का भी सेम होगा यूनिट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वेक्टर जिनका मान अलग है। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग है मतलब कि वैल्यू अलग अलग है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा ये पूछा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। मतलब कि उनका रिजल्टेंट जो होता है कभी 0 नहीं हो सकता अगर उनकी वैल्यू अलग अलग है। तो वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जैसे कि वेक्टर है वेक्टर ए और ये वेक्टर है वेक्टर बी। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अब इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो बी वेक्टर है इसके पैरेलल में ही एक और लाइन हम बनाएंगे इसे टच करता हुआ, और जो ये ए वेक्टर है इसके पैरेलल में, मतलब कि ए वेक्टर इसी के पैरेलल में ए बनाएंगे
तो इस तरह से ए यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो ये वाली लाइन जो होगी, ये जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर। तो ए प्लस में बी वेक्टर कर देंगे तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये सिंपल एडिशन से नहीं होगा, ये वेक्टर एडिशन से होगा। तो इस तरह से हम जिनका मान जो अलग अलग होता है दो वेक्टर, इसका जो परिणामी होता है वो शून्य नहीं होता। और अगर जिसका दो वेक्टर हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। अब यहाँ पर वर्ड आया है वेक्टर, तो ये वेक्टर होता क्या है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका परिमाण मतलब कि मैग्नीट्यूड और जो दिशा दोनों ज्ञात हो, मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें दोनों ज्ञात हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है। तो वेक्टर मैंने अभी बताया है पिछली वीडियो में, वेक्टर क्या होता है, जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ज्ञात हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल। तो बल की दिशा भी हमें ज्ञात होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी ज्ञात होता है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि ये क्या होता है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हिंदी में सदिश राशि कहते हैं और इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हमें ज्ञात होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरण। त्वरण मतलब कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है वो सदिश राशि होती है। एक्सेलरेशन मतलब हम इसकी दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं, दिशा भी हमें ज्ञात होती है और मतलब कि दिशा भी ज्ञात होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी है, तो वेक्टर क्वांटिटी ही पूछी है यहाँ पर भी इन्होंने। तो सदिश राशि, इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होता है मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो सदिश राशि होती है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहते किसे है, जो सर्कुलर या रेशनल मोशन में हो मोमेंटम, उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये सदिश राशि होती है, मतलब कि वेक्टर राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे ऑप्शन एक और है धारा। धारा जिसे कि करंट कहते हैं। तो करंट की भी डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं और इसके मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी हम फाइंड आउट करते हैं, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि अगर हम दो करंट जब एक जंक्शन पर मिलते हैं, ये जैसे कि दो करंट है, ये एक जंक्शन पर मिलते हैं, ये 5 एम्पीयर का करंट है और ये 10 एम्पीयर का करंट है। अब इसमें क्या, जो ये इसमें इसका मतलब कि टोटल होगा वो एडिशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 + 10, या ये माइनस में हुआ तो 5 - 10 हो जाएगा। तो मतलब कि तो इसका -5 एम्पीयर, ये सिंपल एडिशन से हो गया। इसमें हम सिंपल एडिशन करते हैं, वेक्टर एडिशन नहीं करते करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम, तो इसलिए इसका वेक्टर एडिशन नहीं होता, इसका सिंपल एडिशन होता है या अलजेब्रिक सम होता है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। वैसे तो ये वेक्टर क्वांटिटी में ही आता है, बट इसको हम वेक्टर, अगर हम ऑप्शन में हमें ये कोणीय संवेग दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी ही होगा। ये एक्सेप्शन केस है, इसका हम डायरेक्शन निकालते हैं और मैग्नीट्यूड भी होता है इसका, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती क्योंकि इसका वेक्टर एडिशन नहीं करते हैं, हम अलजेब्रिक सम निकालते हैं इसलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि पूछी है, अदिश राशि मतलब कि स्केलर क्वांटिटी पूछी है यहाँ पर। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान जो होता है अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, और जो संवेग होता है इसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, वेग का भी होता है, और कोणीय वेग का अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, इसका भी होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी पूछी है, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन फाइंड नहीं होता, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा। तो ऊर्जा का मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन फाइंड नहीं होता, इसलिए ऊर्जा एक अदिश राशि है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होता। तो अदिश राशि अभी मैंने बताया कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसमें मैग्नीट्यूड होता है मतलब कोई परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता ये पूछा है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दिशा। इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण से। तो गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रखती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण दो पिंडों के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल होता है, जिसके कारण पृथ्वी जो होती है किसी भी वस्तु या पिंड को किसी भी वस्तु या मैटर को अपनी ओर खींचती है, मतलब कि आकर्षित करती है, जिस कारण वायुमंडल वहाँ पर बना रहता है पृथ्वी पे। वायुमंडल इसी कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर बनी रहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कार के स्टीयरिंग में शामिल है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो कार की स्टीयरिंग इस तरह से होती है, और बलों का एक युग्म मतलब कि विपरीत दिशाओं में, तो हम फोर्स इस तरफ भी अप्लाई करते हैं और इसी रेखा पर हम फोर्स इस तरफ भी अप्लाई करते हैं। तो इसे हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा, मतलब चंद्रमा पर भार कितना होगा ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 100 न्यूटन, क्योंकि चंद्रमा पर भार जो होता है वो पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। तो इससे ये 6 जो है ये अर्थ का हुआ, और 1 ये हुआ मून का, मतलब कि चंद्रमा का। तो 600 का 1/6 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 न्यूटन। तो चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। तो अधिकतम भारशील कब होती है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात में, मतलब कि वैक्यूम में कोई वस्तु जो होती है अधिकतम भारशील होती है, सबसे ज़्यादा भार होता है उसका। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा न्यूटन पर किग्रा मात्रक है। तो न्यूटन पर केजी किसका मात्रक होता है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए त्वरण का। और ये कौन सा त्वरण होता है, तो ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसको कि जी से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर केजी। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। तो जी की वैल्यू पूछी है, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग। तो संवेग किस पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है संवेग। तो जैसे कि ये संवेग है जिसे कि पी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो m इंटू में v इसका फॉर्मूला होता है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इसलिए जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है हमारा एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है क्योंकि। तो चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग क्यों लगा सकता है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है। अत्यल्प का मतलब है कम होता है। तो चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण जो होगा कम होगा, और जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू कम होगी, गुरुत्वाकर्षण कम होगा, और इसके कारण जो उसका वेट होता है वेट इंक्रीज, मतलब कि वेट भी कम होगा। गुरुत्वाकर्षण कम है तो वेट भी कम हो जाएगा उसका, जिसके कारण वो अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट है हमारा चंद्रमा की सतह पर। तो चंद्रमा की सतह पर क्या होता है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रमा
किस सतह पर द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार कम हो जाता है यहाँ पर चंद्रमा पर। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो जो हमारा मास होगा वो सेम होगा, क्योंकि ग्रेविटी का मास का ग्रेविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और भार जो होगा हमारा चेंज हो जाएगा, वेट होगा हमारा चेंज हो जाएगा, मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो भी हमारा मास इतना ही रहेगा, और पृथ्वी पर रहेंगे तो भी हमारा मास सेम ही रहेगा, भार चेंज होगा ओनली। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 2 किग्रा तथा 4 किग्रा के 2 पिंड क्रमशः ए व ब है। 100 मीटर की ऊंचाई से ये पिंड एक साथ गिराए जाते हैं। तो 100 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराएंगे तो क्या होगा इसमें, तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व ब दोनों को एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। तो ए व ब दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। ये कैसे एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि जो 2 kg का है और जो 4 kg का है पिंड, उन दोनों के लिए ही 100 मीटर की ऊंचाई है। तो इन दोनों की ऊंचाई सेम हो जाएगी, ऊंचाई सेम होगी इन दोनों के लिए, तो यहाँ ग्रेविटी भी सेम होगा, और ग्रेविटी सेम होने के कारण जो इसकी वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी, जिसके कारण ए और बे दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। तो ये हमारा पिछली वीडियो का क्वेश्चन था। तो इस तरह से है इसका आंसर। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश की कौन सी परिघटना पर वर्क करता है, ये पूछा है। तो इसके लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई ऑप्टिक्स है और ये कोई लाइट एंटर कर रही है। तो जब ये लाइट एंटर करेगी इस ऑप्टिक्स में, तो इसमें रिफ्रैक्शन के कारण ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और अभिलंब की ओर मुड़ने पर ये वापस से रिफ्लेक्ट होगी वहाँ से और 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगी। इस तरह से ये फिर से रिफ्लेक्ट होएगी और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से जब ये रेयर टू डेंसर जाएगी, और जब यहाँ पर आएगी फिर डेंसर से रेयर में आएगी, तो ये फिर से इस तरह से 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करेगी। मतलब कि ये इसमें बहुत सारे एंगल बन जाएंगे और ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं या कंप्लीट इनर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जिनका डी ऑप्शन था उन सभी का सही था, जिनका डी ऑप्शन था। और हमारा आज का क्वेश्चन है, जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका हमारे पास ऑप्शन है त्वरण दोगुना हो जाता है, संवेग दोगुना हो जाता है, और सी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, और डी ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो इसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, और आंसर जितना आपको पता हो इन डिटेल लिखें, और जिस स्टूडेंट का सबसे अच्छा आंसर होगा उसे हमारी तरफ से अप टू 50 कैश प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो आंसर का रिप्लाई सभी स्टूडेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।